हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर का जो क्लास है बहुत ही सिस्टम से यानी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम चला रहे हैं और उम्मीद है कि पीछे के सारे वीडियोस आपको मिल चुके होंगे। अगर ना मिले हों तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से सारा का सारा देख लीजिए। और यहां से अब हम न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल की सीरीज को सिखाने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सिखाने के लिए हम आपको बताएं एक अलग से एक तरीका आपको हम बताते हैं जो आज सिखाएंगे, जिससे आप आगे के कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब के सब आप इजीली सीख जाओगे। तो आइए समझाते हैं और शुरू करते हैं कि किस तरह से आपके लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। अगर आपने वास्तव में ये जो क्रम से फॉलो कर लिया तो समझ लीजिएगा कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, ये दावा है हमारा। तो यहां से मैं बताऊं कि एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी लागत का विवरण। देखो, लागत लेखांकन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? लागत लेखांकन भाई किसी भी वस्तु को निर्मित करने में या परचेज करने में, तैयार करने में, यूजेबल बनाने में, ठीक है, कितना खर्चा आ रहा, यही तो हमें सीखना है। तो उसका एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है। उस सिस्टम या क्रम को अगर हम सीख लेंगे तो समझ लो कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 100% आ जाएंगे। आज मैं आपको ये समझा रहा हूं, इससे कम नहीं तो 4-5 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल के क्लियर होंगे। 4 चैप्टर में तो 100% आपको इसी से सहयोग मिलेगा जो ये अभी मैं आपके लिए सिखा रहा हूं। तो आइए समझते हैं। देखो, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो रहा है और चैप्टर 2 में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन वो न्यूमेरिकल्स का एक बेस है जो फॉर्म है, प्रोफॉर्मा कहेंगे इसके लिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का, यानी इसको कहते हैं लागत का विवरण। किस तरह से समझेंगे? यहां पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण, ठीक है, पार्टिकुलर्स। और यहां पर लिखिएगा अमाउंट के लिए, ठीक है, यहां अमाउंट लिख लीजिए। अब इस सिस्टम को समझने के लिए देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कॉस्ट कंट्रोलिंग की बात करेंगे या कॉस्ट पर नियंत्रण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई मटेरियल को कंट्रोल करना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है मटेरियल को कंट्रोल करना? इसका मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु की लागत में जो सबसे बड़ा स्थान होता है वो किसका होता है? मटेरियल का होता है। दूसरा स्थान किसका होता है? लेबर का होता है और डायरेक्ट खर्चों का होता है। तो वही तो इस सिस्टम में बिल्कुल हमें चलना है, वही हमें ये चीज सिखानी है और बिल्कुल आपको इजी करके ये समझा देना है। तो पहले नंबर पे आता है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम ये भी बताएंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं है उसे कैसे निकालेंगे। किताब से थोड़ा हट जाइएगा, क्योंकि बुक में क्या है, राइटर के, ऑथर के वहाँ पर थॉट्स हैं, और यहाँ पर जो कुछ भी हम सीखेंगे जरा थोड़ा अलग करके सीखिए। देखिए कितना इजी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ही नहीं कोई दुनिया की अकाउंटिंग हो बहुत सरल लगेगी। तो सबसे पहले नंबर पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जितना भी दिया हुआ हो न्यूमेरिकल में वो सब पहले नंबर पे लिख लीजिएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है कि कितना माल लगा, कितनी कच्ची सामग्री लगी, वही चीज हमारी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाती है। अब जितना मटेरियल लगा इसमें ADD ऐड किया करो। ऐड माने होता है जोड़ना। ये लाइन अगर ना खींची हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इतने पे भी ये सॉल्व हो सकता है। लाइन खींच दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहां पर ऐड करेंगे 2 चीजें। क्या ऐड करेंगे? नंबर 1 करके और नंबर 2 करके सीखिएगा। ऐड करेंगे नंबर 1 पे ऐड करेंगे टू लेबर, सॉरी, या बेजिस, ठीक है, लेबर या बेजिस करके। अब यहां पर 2 बाई का प्रयोग भी अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, और सिंपल कर दें आपके लिए, ठीक है। नंबर 1 पे लेबर और नंबर 2 पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। इन दोनों को अंदर ही जोड़ लेंगे और जोड़ करके इन दोनों का टोटल यहां पर लिख देंगे। आप कुछ समझे इसका मतलब?
यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जितना भी आया है हमने यहां पर लिखा। इसमें ऐड का मतलब है जोड़ना है, दो चीजें जोड़ना है, एक तो हमें लेबर जो हमने पेड की है या बेजिस के नाम से अगर दी हुई है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कहीं कहीं पर डायरेक्ट लेबर भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाली दोनों चीजों को हम यहीं पर ले लेंगे और इन दोनों को जो टोटल है वो करके इन दोनों का जो टोटल वो हम यहां पर लिख देंगे। यहां पर इसमें इसको जोड़ेंगे, जो टोटल आएगा वो हमारी कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। हिंदी में इसी को कहते हैं मूल लागत। अब आज के बाद अगर कभी भी थ्योरी में लिखने को आ जाए कि मूल लागत किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु को बनाने में जितना भी हमारा मटेरियल लगा उसमें श्रम का भुगतान और प्रत्यक्ष व्ययों का भुगतान जोड़ने के बाद जो लागत बनती है वही हमारी कौन सी लागत कहलाती है, प्राइम कॉस्ट या मूल लागत कहलाती है। तो इनका एक क्रम है, पहली नंबर पे आ गई हमारी निकल करके कौन सी लागत, मूल लागत। अब इस मूल लागत में फिर से ए और डबल डी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री और वर्क्स, ये दोनों में से कोई एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा। वर्क्स का माने भी फैक्ट्री होता है, कारखाना होता है, फैक्ट्री माने भी फैक्ट्री होता है। तो फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स इसमें जोड़ना होता है, ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो सब इसमें आप यहां पर लिख करके और जोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहीं पर जोड़ दीजिएगा। लाइन अगर थोड़ा इधर तक खींचेंगे तब भी कोई फर्क नहीं है, यहां तक खींच लीजिएगा। जब मूल लागत में किसके खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देंगे तो जो टोटल हमारा बनेगा वो पता क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा वर्क्स कॉस्ट। इसे आपकी बुक में वर्क्स ऑन कॉस्ट भी मतलब लिखा हुआ हो सकता है, वर्क्स ऑन कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी हमको ऐड करना होता है, क्या ऐड करना होता है, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, जितने ऑफिस के खर्चे हैं वो सब फिर से यहां पर जोड़ दीजिए। और जब ये खर्चे जुड़ जाएंगे ऑफिस के, जो टोटल आएगा यहां पर वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओहो, आगे निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम उत्पादन की लागत कहते हैं। अब आप समझो कि उत्पादन की लागत किसे कहते हैं, ये कारखाना, हिंदी में इसको हम कहते हैं कारखाना लागत, कारखाना लागत, ओके। और इसे हम कहते हैं उत्पादन लागत, हिंदी में भी हम लिखते हुए चल रहे हैं। हालांकि न्यूमेरिकल सब हम लोगों को इंग्लिश में ही सीखना होगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज सिखानी होगी कि सबसे पहले नंबर पे आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसमें दो चीजें जुड़ती हैं, एक तो लेबर और दूसरी कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये दो खर्चे जोड़ने के बाद जो बनती है वो बनती है प्राइम कॉस्ट, मूल लागत जिसे कहते हैं। फिर फैक्ट्री के खर्चे हम इसमें जोड़ते हैं, कितने, जो भी दिए हुए हैं, कारखाना लागत बन जाती है। कारखाना लागत में हम ऑफिस को जोड़ते हैं तो ये हमारी उत्पादन लागत बन जाती है। और उत्पादन लागत में ऐड करना होता है सिर्फ एक और, कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स, ठीक है। जितने भी दिए हुए होते हैं इनको यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जब जोड़ देंगे तो जो कुछ भी निकल करके आएगा वही हमारी होगी टोटल कॉस्ट। इसके बाद में कोई कॉस्ट नहीं बनती है। और टोटल कॉस्ट में अगर आपको नीचे ना दिख रहा हो तो समझ लेना कि जहां पर टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के सबसे नीचे कहां पर, मैं इधर समझा दूं, चलो यहां दिख जाएगा आपके लिए। मान लीजिएगा कि टोटल कॉस्ट, थोड़ी देर के लिए यही वाली अमाउंट है, हमने यहां पर लिख दी। नीचे आता है सबसे सेल्स, और सेल्स की वैल्यू हमारी ये है, जो अंतर होता है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। इतनी बात आगे और सीखनी थी, लेकिन
हमें पहले टोटल कॉस्ट तक ही जाना था, इसलिए हमने गैप दे दे करके यहाँ पर लिख दिया। तो टोटल कॉस्ट से लास्ट तक हम यहाँ तक जा सकते हैं, इससे आगे न्यूमेरिकल होता ही नहीं है। तो क्या इसमें टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। अगर आप मन लगा करके पढ़ोगे, अगर आप सिस्टम को समझने का प्रयास करोगे, तो 100% मैं आपको बताऊं कोई भी न्यूमेरिकल आपको टफ नहीं लगेगा। इसके तुरंत बाद मैं भी संख्याओं के साथ में इसके लिए अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा। समझने का प्रयास करो। हम पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में यही सीखेंगे कि किसी भी वस्तु की लागत कितनी है, और उसे स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते ही जाएंगे। अब आप सोचोगे कि इतना सरल न्यूमेरिकल है, इसमें तो कुछ है नहीं। हम आपको बताएं कि बहुत सारे खर्चे दिए हुए होंगे, उसमें आपको छांटना पड़ेगा कि इसमें फैक्ट्री का कौन सा है, इसमें ऑफिस का कौन सा है, इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा है, और इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का कौन सा है। और इसमें लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे दिए हुए। जो इनडायरेक्ट होंगे वो सब फैक्ट्री में होंगे जाकर के, डायरेक्ट यहाँ पर आता है, इनडायरेक्ट यहाँ पर आता है। तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हमने जितना समझाया है वो समझने का प्रयास कीजिए। फिर से इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले पढ़िए, फिर उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। और यही न्यूमेरिकल के तरीके हैं, इनको हम समझाते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, अमाउंट लिख लिया हमने उधर, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना मटेरियल लगा, इसे हिंदी में प्रयुक्त सामग्री भी कहते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना लग गया वो यहां पर आ गया। दो चीजें जुड़ेंगी, एक तो लेबर जुड़ेगी या वेजेस के नाम से होगी, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से होंगे। दोनों को जोड़ेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, तो वो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं कौन सी लागत? मूल लागत। मूल लागत में जब फैक्ट्री के ओवरहेड्स को जोड़ देंगे, फैक्ट्री के खर्चे को जोड़ देंगे, खर्चों को ही ओवरहेड्स कहते हैं। देखो, ये कभी भी फैक्ट्री के खर्चे दिखाई नहीं देते, इसलिए ये सब ओवरहेड्स हैं। जैसे ये पेन किसी फैक्ट्री में बना, आपको क्या दिख रहा है? ये पेन लगा है, जितने का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। इसको मशीन से बनाया गया, लग रहा है, हाथ से तो नहीं बन सकता, ये मशीन से बनाया गया है, तो मशीन पे किसी मजदूर ने लेबर की होगी, ये दिख रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से दिख रहे हैं? इस पर कुछ पेंट करके लिखा गया, और इसको हो सकता है कि मार्केट में सेल करने के लिए किसी व्यक्ति को कमीशन, दलाली, ये सब चीज़ें दी गई हों। तो वो सब बाद की चीज़ें थी, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की थी। लेकिन इस पेन पे हमें सिर्फ 3 चीज़ें दिख रही हैं। इसमें क्या क्या मटेरियल लगा, यानी प्लास्टिक लगी हुई है, दिख रही है। रॉ मटेरियल क्या है? कंज्यूम्ड है, सॉरी। और सेकंड नंबर पे इसमें वेजेस, ये लेबर मशीन से बना है। और तीसरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी इसमें आपने देखा कुछ प्रिंट किया हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कुछ इस पे और खर्च किए गए, ये सब यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद नहीं दिख रहा कि इसकी फैक्ट्री में कितने खर्चे हुए, इसलिए ये क्या बन गए? ओवरहेड्स बन गए। और कितना ऑफिस में कितने दिन इसको रखा गया, कितना विज्ञापन कराया, कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंतर्गत आते हैं। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज के बाद बस एक सिस्टम सीखना है कि मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों। इसमें आपको बिल्कुल इसी सिस्टम से चलना होगा। किसी टीचर के पास में जाओगे, इतनी बात को बहुत घुमा फिरा के हो सकता है आपको पढ़ने को मिले, लेकिन बिल्कुल फैक्ट यही है, जिसने ये क्रम समझ लिया, समझ लो न्यूमेरिकल उसके कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टार्टिंग से ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।